नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं CGPPT 2026 के साइंस कंसेप्ट्स की। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही जबरदस्त माइक्रो से मैक्रो सफर होने वाला है। यानी हम पदार्थ के सबसे छोटे कणों से शुरू करेंगे और सीधा हमारी पृथ्वी को चलाने वाले विशाल बलों तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के सफर का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में पदार्थों की दुनिया देखेंगे, फिर फिजिक्स में फोर्सेस और एनर्जी को समझेंगे, और अंत में इन सभी चीजों को हमारे पर्यावरण यानी हमारी पृथ्वी से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, केमिस्ट्री वर्ल्ड ऑफ मैटर। अब एक पल के लिए जरा सोचिए, इस पूरी दुनिया को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई का केंद्र आखिर क्या कहलाता है? जब हम इस पूरी वास्तविकता के निर्माण की बात करते हैं तो इस बुनियादी सवाल का जवाब जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक। आप इसे एक परमाणु का धड़कता हुआ दिल समझ सकते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहीं से सारे तत्व बनते हैं, चाहे वो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो या फिर सोडियम जैसी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एल्किली मेटल। ये सब इसी छोटे से न्यूक्लियस से ही डिफाइन होते हैं, है ना कमाल की बात। अब परमाणु की इस संरचना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि कार्बन का सबसे कठोर रूप, सबसे हार्ड फॉर्म कौन सा है? ये चीज हमें बताती है कि कैसे एक ही तरह के परमाणु जब अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं तो रिजल्ट्स कितने हैरान करने वाले हो सकते हैं। जी हां, वो है हीरा यानी डायमंड। कार्बन की यह खूबी वाकई में हैरान कर देती है। जरा सोचिए, ग्रेफाइट, कोयला और फुलरीन, ये सब भी तो कार्बन ही है, लेकिन डायमंड के अंदर परमाणुओं की जो एक खास व्यवस्था होती है वो उसे प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ बना देती है। अब देखिए, केमिकल्स की पहचान सिर्फ उनके स्ट्रक्चर से नहीं होती बल्कि उनके फिजिकल गुणों से भी होती है। जैसे कि खट्टे स्वाद वाले एसिड यानी अम्ल और कड़वे स्वाद वाले बेस यानी क्षार। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी चीज़ के एसिडिक या बेसिक होने का पता लगाने के लिए हम जिस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं उसे pH मान कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल स्केल है जो हमें रसायनों का सही नेचर बताता है। माइक्रो लेवल की ये छोटी छोटी बातें हमारी इस बड़ी दुनिया को बनाने में भी काम आती हैं। उदाहरण के तौर पर एथेनॉल प्रोडक्शन को ही ले लीजिए। इसे बनाने के लिए फर्मेंटेशन यानी किण्वन की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पालन किया जाता है। यह हमें साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे छोटे स्तर पर होने वाले ये केमिकल बदलाव बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। चलिए अब केमिस्ट्री की इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, फिजिक्स, फोर्स एंड एनर्जी। अब फिजिक्स की बात हो और मेजरमेंट की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऊर्जा, बल और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को ग्लोबल लेवल पर स्टैंडर्डाइज किया गया है। जैसे बल यानी फोर्स के लिए न्यूटन, काम और ऊर्जा के लिए जूल, पावर के लिए वॉट, करंट के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन और वोल्टेज के लिए वोल्ट। ये वो पैमाने हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया का विज्ञान टिका हुआ है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये है लाइट की स्पीड। एक ऐसी अदृश्य तरंग जो फिजिक्स के नियमों पर चलती है और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज यात्रा करती है। और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस लाइट का बड़ा ही कमाल का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए लेंस यानी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का इस्तेमाल करके इस लाइट को मोड़ते हैं, जिससे चश्मे जैसी चीजों में हमें इमेज दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ शीशे यानी मिरर हमेशा वर्चुअल और उल्टी छवियां बनाते हैं। लाइट की बात तो हो गई, लेकिन साउंड का क्या? यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। वो कौन सा मीडियम है जिसमें ध्वनि यानी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती? प्रकाश और ध्वनि के काम करने के तरीके में ये एक बहुत बड़ा और बेसिक अंतर है, और इसका जवाब है वैक्यूम यानी निर्वात। लाइट के विपरीत साउंड को आगे बढ़ने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे किसी फिजिकल मीडियम की पूरी तरह से जरूरत होती है। मैटर के बिना साउंड का कोई वजूद ही नहीं है, और जब ये मौजूद होती है तो हम इसकी इंटेंसिटी को डेसिबल में मापते हैं। साउंड से आगे बढ़ते हुए अब एक और बेहद खास नंबर की बात करते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वो बल है जो आपको, मुझे और इस दुनिया की हर एक चीज को जमीन से जोड़कर रखता है। सिंपल सी बात है, हम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ये मास यानी द्रव्यमान के कारण लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स है
पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है उसकी दर यही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। किसी भी चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होगा। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, पर्यावरण, हमारी पृथ्वी। अब हम इन सभी विज्ञानों को अपनी इस धरती पर लागू होते हुए देखेंगे। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक जियोग्राफिकल सवाल से करते हैं। हमारी पृथ्वी को बचाने वाली वो जो सुरक्षात्मक ढाल है ना, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो आखिर मौजूद कहाँ है? ये मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये हमारे वायुमंडल की वो अहम परत है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। इसकी अहमियत को समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हमारा वायुमंडल किन चीजों के लिए संवेदनशील है और हमें कहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी ये पृथ्वी कुछ बहुत ही सीरियस खतरों का सामना कर रही है। CO2 जैसी ग्रीनहाउस गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। गाड़ियों से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। हवा में मौजूद SO2 की वजह से एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा हो रही है। और इन प्लास्टिक्स की तो बात ही क्या करें, जो कभी नष्ट नहीं होते। ये सारे के सारे खतरे एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब ये खतरे सिर्फ हवा या पानी में ही नहीं रहते, इनका सीधा असर पड़ता है हमारी फूड चेन और हमारी बायोडाइवर्सिटी पर। पौधों यानी प्रोड्यूसर से लेके जानवरों यानी कंज्यूमर्स तक ऊर्जा का ये जो ट्रांसफर होता है ना, यही इस धरती पर जीवन को संभव बनाता है। और ये बढ़ता हुआ प्रदूषण इस पूरी की पूरी चेन को कमजोर कर रहा है। इन सबको समझने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आता है, चाहे वो एनवायरमेंटल हो या बायोलॉजिकल। इस सारी ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स आखिर है क्या? वो कौन सा पावर हाउस है जो इस पूरी पृथ्वी को एनर्जी दे रहा है? और वो सोर्स है हमारा सूर्य यानी सन। सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके हमें ये रिन्यूएबल सोलर एनर्जी देता है। और यही वो ऊर्जा है जो पृथ्वी के इस पूरे इकोसिस्टम को चला रही है। जरा सोचिए, परमाणुओं के एक छोटे से न्यूक्लियस से लेकर हमारी विशाल पृथ्वी और जुपिटर जैसे ग्रहों तक, ये सारे के सारे वैज्ञानिक सिद्धांत आपस में कैसे एक धागे में पिरोए हुए हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक सोचने वाली बात है। हम सब जानते हैं कि पानी बचाना और पेड़ लगाना कितना जरूरी है, लेकिन क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और पर्यावरण जैसे इन मुख्य विज्ञानों की गहरी समझ हमारी पृथ्वी की जैव विविधता को बचाने में मदद कर सकती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि विज्ञान सिर्फ कुछ थ्योरीज का नाम नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और हमारे फ्यूचर को बचाने की असली चाबी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए।